नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। यह हम लोगों का प्रैक्टिस सेट लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ यूपी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और साइंस के भी इस लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से, यूपी पीसीएस हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम होने वाला है, यूपीपी का यूपीएसआई का होने वाला एग्जाम है, तो इन सभी में जो है वो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट चालू कर रखा है। तो ये प्रैक्टिस सेट का 6वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जीके जीएस के जो है वो उस वीडियो में सॉल्व किए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से भी। तो आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो दिया गया है वो सुमेलित है। यहाँ पे जनपद दिए गए हैं और महिला साक्षरता की, फीमेल लिटरेसी जो है वो साक्षरता, वो आपको बताना है। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको डेली जो है पीडीएफ्स और करेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। पीडीएफ्स पिक्स जो हैं वो शेयर होते रहते हैं, तो वहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपको डेली क्वेश्चन के जो पीडीएफ आते हैं वो भी मिलते रहेंगे। क्विज जो होता है डेली शेयर की जाता है, वो भी आप वहाँ से सॉल्व करते रहें। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है, तो इसमें जनपद महिला साक्षरता कानपुर 72.50%, लखनऊ 61.22%, सी है गाजियाबाद 69.79% एंड डी है इटावा 58.49%। तीन में से कौन सा सुमेलित है आपको बताना है, क्योंकि इसमें जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो फीमेल साक्षरता कितनी है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद तथा इटावा की महिला साक्षरता जो है वो क्रमशः इस तरीके से है। कानपुर का जो है वो आपका 75.05% है, जबकि यहीं हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में जो है 71% है, या 61% नहीं है, 71% जो है वो साक्षरता है। जबकि गाजियाबाद की करें तो 69.79% जो है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही दिए गए हैं। 69.79% जो है वो गाजियाबाद की साक्षरता दर है। जबकि इटावा की बात करें तो इटावा में जो है 69.69% जो है वो साक्षरता होती है। तो इनमें में से पूछा गया कि कौन सा सुमेलित है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है गाजियाबाद जो है 69.79% है। अगर हम सही जनगणना की बात करें महिला साक्षरता की कितनी है कानपुर में, तो वो 75.05%, लखनऊ की 71.54%, ये हो गया आपका सही ही है, ऑप्शन दिए गए 69.79%। एंड डी है इटावा में, तो ये इटावा में 69.69% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है। ए है बेगम अख्तर, बी है मोतीबाई, एंड डी है रसूलन बाई, एंड 4 है सिद्धेश्वरी देवी। तीन चारों में से आपको बनारस घराने से संबंधित हैं। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ए है केवल 1 तथा 2, बी है केवल 2 तथा 3, एंड सी है केवल 1, 2 तथा 3, एंड डी है 2, 3, 4। तीन चारों में से आपको बताना है कि बनारस घराने से कौन संबंधित है। तो प्रश्न 2 में जो है वो आपका डी सही है। बेगम अख्तर जो है वो बनारस घराने से संबंधित नहीं है। बाकी मोतीबाई, रसूलन बाई एवं सिद्धेश्वरी, ये तीनों जो हैं वो बनारस घराने से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। रसूलन बाई, मोतीबाई एवं सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से संबंधित है। जबकि बेगम अख्तर जो हैं वो कहाँ से संबंधित है, तो ये बेगम अख्तर जो हैं वो पटियाला घराने से संबंधित हैं। और बनारस घराने के गायक जो हैं वो ख्याल के साथ साथ ठुमरी, ठप्पा एवं कजरी, चैती, भजन, गज़ल और ध्रुपद धमार के गायन में पारंगत रहते हैं। तो यहाँ जो है ये तीनों जो हैं वो भजन, ठुमरी, ठप्पा, कजरी, चैता, ये सभी जो हैं गाने गाते हैं। तो बनारस घराने से मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी जो हैं वो हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं। ए है आगरा, बी है मथुरा, सी ए है अलीगढ़, एंड डी है हाथरस। तो नीचे दिए गए कूट से आपको चुनाव करना है कि कौन सा जनपद जो है वो लाभान्वित होता है मध्य गंगा नहर के द्वारा।
मिड गंगेट्री क्षेत्र जो है उसके द्वारा कौन से ज़िले में लोग प्रभावित होते सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं। तो इसमें 103 में जो है वो डी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो राइट है। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस ये तीनों ज़िले जो हैं वो सर्वाधिक मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं। तो राइट आंसर जो है आपका 2, 3, 4 है। वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा नहर की परियोजना का निर्माण जो है वो किया गया था। तो इसमें जो है इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण किया गया। तो ये पूछा जाता है बैराज डैम जो है वो कहाँ बना हुआ है। तो ये बैराज जो है वो बिजनौर ज़िले में स्थित है और यह गंगा नदी पे स्थित है जो कि 115.54 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर की ऊपरी गंगा नहर से मिलाया गया है। इस परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं वो हैं गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं फिरोजाबाद जनपद जो हैं वो लाभान्वित होते हैं। इसलिए ऑप्शन जो डी दिया गया है वो राइट है। और इसकी ये पूछा जाता है बैराज डैम कहाँ है, तो ये बिजनौर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है बैराज डैम। नेक्स्ट प्रश्न है 104, उन स्थानों का चयन कीजिए जहां उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। ए है आगरा, बी है दूसरा है नोएडा, तीसरा है मुरादाबाद एंड चौथा है वाराणसी। इन चारों में से आपको कूट में से चुनाव करना है कि विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो इसमें से राइट आंसर जो है आपका बी होगा। 2 तथा 3 नोएडा और मुरादाबाद में विशिष्ट आर्थिक जोन जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। 2 तथा 3 नोएडा एवं मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो है वो विशिष्ट जोन जो होते हैं इनके हैं हम जो सेज आर्थिक इकोनॉमिकल क्षेत्र के अंतर्गत जो है, तो इसमें जो है 11 जोन आते हैं। यूपी में जो है वर्तमान में 11 विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं, क्रियाशील हैं, जो निम्न हैं। नोएडा हुआ, मुरादाबाद हुआ, HCL टेक्नोलॉजीज नोएडा, मोजार बेयर, एजार्ड ग्रेटर नोएडा, विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, NCIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। तो इस तरीके से टोटल जो है वो 11 जो है वो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो हैं पाए जाते हैं। स्वीकृत प्राप्त, सैद्धांतिक स्वीकृत प्राप्त तथा अधिसूचित, इस तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। तो आर्थिक जोन जो हैं अगर कभी पूछ लिया जा रहा है यूपी में जो है आर्थिक जोन कितने हैं, तो 11 आर्थिक जोन है। और आर्थिक जोन स्थापित कहाँ कहाँ किए गए हैं, तो नोएडा में है, मुरादाबाद। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए है आंवला पॉलीफाइबर, बी है मोदीनगर उर्वरक, सी है बाराबंकी रबड़ एंड डी है कानपुर विस्फोटक। इन चारों में से आपको कूट के माध्यम से चयन करना है कि कौन सी सूची केंद्र जो है वो किस उद्देश्य से संबंधित है। इसमें में से राइट आंसर जो होगा आपका आंवला जो है वो उर्वरक से संबंधित है, इसलिए जो ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 105 में। इसमें आंवला जो है उर्वरक से संबंधित है, जबकि मोदीनगर जो है वो रबड़ से संबंधित है। बाराबंकी जो है वो किससे संबंधित है, पॉली फाइबर से संबंधित है। और कानपुर जो है वो विस्फोटक सामग्री से संबंधित है। तो ये कानपुर जो है वो विस्फोटक केंद्र उद्योग का केंद्र है, बाराबंकी पॉली फाइबर का केंद्र है, मोदीनगर जो है वो रबड़ से, आंवला जो है उर्वरक का केंद्र है। तो ये इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 106, कथन ए है उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, कारण आर उसकी कुल जनसंख्या का केवल 22.3% नगरों में रहती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। एंड डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें 106 में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, उत्तर प्रदेश मूलतः ग्रामीण राज्य है। तो ये कथन जो है वो सत्य है, क्योंकि उसकी कुल जनसंख्या का केवल 22.3% जो है वो जनसंख्या नगरों में रहती है। इसलिए ऑप्शन जो कूट संख्या ए दिया गया है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की व्याख्या करती है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 107, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। ए है इलाहाबाद में, बी है लखनऊ में, सी है मथुरा में एंड डी है वाराणसी में। तो इसमें से राइट आंसर जो है आपका डी है
वाराणसी में जो है भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला संग्रहालय की स्थापना जो है वो 1920 ईस्वी में की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और ये जो है राय कृष्णदेव द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राय कृष्ण द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है। 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने की थी? तो राय कृष्णदास। ये 3 आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 108, चुनारगढ़ में अनूप वेद क्या है? जिनकी वे हैं, ए है आदि शंकराचार्य, बी है भर्तृहरि, सी है चैतन्य एंड डी है रामानंद। इसमें में से 108 में जो है चुनागढ़ में अनूप वेद क्या है? जिनकी वे भर्तृहरि हैं। तो राइट आंसर जो है वो बी है 108 में। चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्र है जो कि 3400 वर्ग गज में जो है फैले हैं। इस गढ़ के अंदर सोनावा मंडप, 52 खंभा, 100 घड़ी तथा भर्तृहरि की समाधि स्थल जो है वो दर्शनीय स्थल हैं। इसलिए चुनारगढ़ में अनूप वेद क्या भर्तृहरि है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? ए है मुरादाबाद, बी है हैदराबाद, सी है गाजियाबाद एंड डी है अहमदाबाद। तो इसमें में से 109 में जो है आपका सही ऑप्शन सी है, गाजियाबाद जो है वो अनुषंगी नगर है। उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में स्थित गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर जो है उसके अंतर्गत आता है। दिल्ली का अनुषंगी नगर स्टेट लिटी सिटीज है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद को अब आर्थिक वृद्धि और औद्योगिकरण का त्रिभुज भी कहा जाता है। तो इसलिए जो है वो निम्नलिखित में अनुषंगी नगर कौन सा है? तो गाजियाबाद है। इनकी त्रिभुज जो कहा जाता है वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद। ये जो हैं नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के अंतर्गत आती हैं। एनसीआर जो है वो कब बना, किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? तो ये 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 ईस्वी में एनसीआर जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित की गई। तो इसलिए तो अनुषंगी नगर जो है वो गाजियाबाद है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है? ए है बरेली में, बी है गाजियाबाद में, सी है मोदी नगर में एंड डी है गोरखपुर में। इसमें में से राइट आंसर जो है वो है सी, मोदी नगर में जो है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना जो है वो स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना मोदी नगर, जो कि ये मोदी नगर कहाँ पे है? तो ये गाजियाबाद ज़िले में स्थित है। और इसके अतिरिक्त गाजियाबाद एवं मोदी नगर में खाद्य तेल उद्योग तथा बरेली में जो है वो आपका रासायनिक उद्योग इससे संबंधित है। तो बरेली जो है वो रासायनिक उद्योग से संबंधित है, जबकि सूती वस्त्र उद्योग तथा रंग शोधन एवं वार्निश उद्योग स्थित हैं। तो ये जो है वो बरेली में है। तो इसलिए मोदी नगर में कृत्रिम रबड़ कारखाना जो है स्थित है, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है? ये तो गाजियाबाद ज़िले में मोदी नगर स्थान है, वहाँ पे कृत्रिम रबड़ कारखाना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है? ए है आलू, बी है गन्ना, सी है मेथा एंड डी है सरसों। इसमें में से राइट आंसर जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल जो है वो गन्ना है। गन्ना के द्वारा ही उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल के रूप में, नकदी फसल के कैश क्रॉप के रूप में ये गन्ना शुगर केन उगाया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है? ए है आगरा में, बी है लखनऊ में, सी है कानपुर में एंड डी है वाराणसी में। तो इसका वीडियो हमने बताया था विभिन्न संस्थान उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर बी होगा 112 में। लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में संस्कृत विभाग के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घराने के परंपरागतों को वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं नृत्य करना था। इसलिए राष्ट्रीय कथक संस्थान की जो है वो लखनऊ में स्थापना की गई थी। यह स्वायत्तशासित यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि 2000 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? ए है धमार, बी है बिरहा, सी है ठप्पा, डी है कव्वाली। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी है। बिरहा जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 114, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 114 में सी, लखीमपुर खीरी में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश का वो स्थित है। तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, जिसकी लंबा क्षेत्रफल जो है वो 490 वर्ग किलोमीटर में ये
फैला हुआ है, फैला हुआ उद्यान है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर का रिजर्व भाग भी है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर का जो रिजर्व भाग भी जो है वो लखीमपुर खीरी में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है। ए है चौसा, बी है दशहरी, सी है लगड़ा एंड डी है सफेदा। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी है, दशहरी जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती एवं पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ हुआ आपका, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आमों को विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका बी ये है, दशहरी जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो है वो आम की प्रजाति है वो जो है। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी हैं। ए है प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, बी है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस पेरम होते हैं, सी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होते हैं, एंड डी है प्लाज्मोडियम ओवेल होते हैं। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 116 में वो आपका इसमें घातक मलेरिया फैलाने वाले जो है जीव हैं उसमें राइट आंसर आपका ए है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। तो राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। ए है स्तंभों पर उत्कीर्ण राजा देश में, बी है शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश में, एन सी है खुदाई में, एन डी है इनमें में से कोई नहीं। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो 117 में बी है, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश जो उन्होंने दिया था उसमें कलिंग युद्ध का जो है प्रभाव दिखाई देता है। तो ये काफ़ी वीडियो के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग का युद्ध किस शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में उसके बारे में वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख के रूप में कलिंग युद्ध का जो है वो प्रभाव दिखाई देता है। तो राइट आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। ए है यकृत में, बी है फेफड़ों में, सी है प्लीहा में, एंड डी है वृक्क में। तो ये 118 में जो है आपका राइट आंसर वो यकृत में यूरिया जो है वो संश्लेषित होता है। काफ़ी बार ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है। तो यूरिया एक जो है वो फर्टिलाइज़र जो कि कंपनियों में बनती है, जबकि दूसरा जो है मनुष्य के शरीर में यकृत में जो है यूरिया का संश्लेषण होता है। तो राइट आंसर जो है वो 118 में आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत है क्या है। ए है सौर ऊर्जा, बी है जल का विभव ऊर्जा, सी है जल की गतिज ऊर्जा, एंड डी है जल की वैद्युत रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी है, जल की गतिज ऊर्जा के द्वारा ही जल विद्युत पावर स्टेशन जो है ऊर्जा का परम स्रोत है। जल गति के कारण ही जल विद्युत जो है वो मनाया जाता है। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट में विकेट के 2 सेट होते हैं। ए है 24 गज दूर, बी है 18 गज दूर, सी है 20 गज दूर, एंड डी है 22 गज दूर। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो 120 में वो है डी, 22 गज की दूरी जो है 2 स्टंपों के बीच जो है एक इंड पे जो बॉलर होता है, एक इंड पे बैट्समैन, उन दोनों की लेंथ जो है वो 22 गज की होती है। तो राइट आंसर जो है डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है। ए है मौसम विज्ञान, बी है मानचित्र कला, सी है जीवाश्म विज्ञान, एंड डी है ब्रह्मांड विज्ञान। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी है, जीवाश्म विज्ञान के द्वारा भूविज्ञान की शाखा है। तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 122 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है जयप्रकाश नारायण, एन सी है आचार्य नरेंद्र देव, एंड डी है राम मनोहर लोहिया। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो 122 में आपका ए है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जिनके जन्म दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। ए है चूने का सुपरफास्फेट में, बी है यूरिया में, सी है भारतीय नमक सोडा में, एंड डी है मिर्ची नमक सोडा में। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो 123 में ए में चूने के सुपरफास्फेट में जो है वो नाइट्रोजन तत्व नहीं पाया जाता है, जबकि यूरिया, भारतीय नमक सोडा हुआ, मिर्ची नमक सोडा हुआ, इनमें जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है 123 में ए चूने का सुपरफास्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का शामिल होना, बी है फ्रांसीसी क्रांति, सी है अमेरिकन सिविल वार, एंड डी है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। इसमें में से 124 में जो है आपका वो राइट आंसर डी है, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध जो है वो बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध है, जिसमें चाय का जो है वो नष्ट कर दिया गया था। तो राइट आंसर जो है वो आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है,
25 कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? ए पपुआ न्यू गिना, बी है फिलीपींस, सी है जापान एंड डी है इंडोनेशिया। तो इसमें में से 125 में राइट आंसर जो है वो आपका बी है, फिलीपींस जो है वो सर्वाधिक ज़्यादा द्वीपों के समूह से मिलकर बना हुआ है। तो राइट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट प्रश्न है 126 कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ए है फ्लॉपी डिस्क, बी है कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सी है कंप्यूटर सर्किटरी एंड डी है ह्यूमन ब्रेन। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होता है उसे का दोनों का मीनिंग जो है वो इक्वल होता है। तो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का है उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स का अर्थ से लेते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 126 में। नेक्स्ट प्रश्न है 127 संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का बर्खास्त करता है, निर्वाचन करता है, सी है चयन करता है एंड डी है नियुक्ति करता है। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो 127 में 127 में चयन करता है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का पीसीएस हुआ या यूपीएससी हुआ, आईएएस एग्जाम, तो उसमें चयन किया जाता है, ना कि निर्वाचन किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। उसमें चयन के माध्यम से जो है भारतीय सेवा कार्मिकों को रखा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडियस किसने लिखा था? ए है जॉन ऑस्टिन, बी है जॉर्ज इलियट, सी है लियो टॉल्स्टॉय एंड डी है चार्ल्स डिकेंस। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 128 में वो आपका ए होगा। जॉन ऑस्टिन जो है वो प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडियस को लिखा था। तो राइट आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट प्रश्न है 129 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? ए है ओजोन, बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी है जलवाष्प। इसमें से सर्वाधिक जो है ग्रीन हाउस या जिसे हम पॉली हाउस कहते हैं, पौधा घर कहते हैं, तो प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक प्रभाव डालता है। तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 130 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? ए है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा, बी है आपका राष्ट्रपति अपनी ओर से, सी है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल एंड डी है भारतीय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो नहीं हटा सकता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नहीं हटा सकता है, राष्ट्रपति अपनी ओर से नहीं हटा सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है वो विशेष बहुमत पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि संसद जो है प्रस्ताव पारित करेगी बहुमत के द्वारा, उसके द्वारा राष्ट्रपति को सूचित किया जाए तो राष्ट्रपति तब जाके वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको एक पंच का कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है सूडान, डी सी है अल्जीरिया एंड डी है इजिप्ट। तो ये प्रश्न का आपको आंसर देना है कि दक्षिण अफ्रीका, सूडान, अल्जीरिया, इजिप्ट, इन चारों में से कौन सा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है? तो राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।